नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। और वायुमंडल क्या है और इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम जनरल जानकारी लेंगे वायुमंडल के बारे में। ठीक है बच्चों, एटमॉस्फेयर जिसके अंदर जो बेसिक पॉइंट्स हम पढ़ते हैं वो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ गैसेस इन एयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। मेरी ये जो परिभाषा बोल रही है, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति काफ़ी रहस्यमय रही है ना। इसकी रचना करने वाले तत्व ब्रह्मांड में विरल ही पाए जाते हैं। बाह्य ऊपरी वायुमंडल में तो मैंने देखा होगा हाइड्रोजन, हीलियम जैसी बहुत हल्के तत्वों की प्रधानता है ना, किंतु धरातल के निकट ये तत्व विरल ही है। ब्रह्मांडीय गैसों से पृथ्वी ग्रह की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कमजोर रहा होगा, तब ये हल्की गैसें अंतरिक्ष में छितरा गई होंगी और पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान गैसें मौलिक आद्य गैसों का अवशेष नहीं रही होंगी, अपितु इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गारों, उष्ण जल स्रोतों, ठोस पदार्थ, रासायनिक विघटन तथा वनस्पति के योग से गौण वायुमंडल के रूप में हुआ होगा। ठीक है ना। तो पृथ्वी के जो वायुमंडल का विकास 4 क्रमिक अवस्थाओं में हुआ होगा। पृथ्वी के आद्य वायुमंडल यानी कि प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर के तत्व और मौलिक सौरिक निहारिका से प्राप्त हुए तत्व, ये तथा अगली जो हमारी एवोल्यूशनरी एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें पता चलेगा। एक्चुअली एटमॉस्फेयर जो है, आप देखिए कि कई वायुमंडल में अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है और इसके अंदर कई और गैसेस हैं जो ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये अलग अलग गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी का तथा वायुमंडल के बीच स्थल, जल, वायु, वनस्पति तथा प्राणियों के मध्य प्रतिक्रिया होती रहती है ना। उदाहरण के लिए जैसे शैलों का अपक्षय होता है, ईंधन के जलने से वनस्पतियों के अपघटन डीके होते हैं, प्राणियों के सांस लेने में ऑक्सीजन व्यय होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन का जो जटिल चक्र है भूमि से वायु तक जीवाणविक होता है, प्राणी तथा जैविक प्रक्रमों के माध्यम से चालू रहता है। तो इस प्रकार वनस्पति, प्राणी, जीवाणु, मिट्टी, ये सब मिलकर के रासायनिक क्रियाओं का इनका इफेक्ट किस पे होता है? स्थल, जल, वायु और जीवन के ऊपर होता है कि नहीं। तो एटमॉस्फेयर, द थिक एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एक ऊपर की जो परत है, पृथ्वी के ऊपर जो परत है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। सारा पर्यावरण इसी से ही केंद्रित है, इसी पर ही। द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स ऑन दिस प्लैनेट डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो जल, वायु, प्राणी, ये सब जीवन जो है वो किधर है, किसकी बदौलत है? एटमॉस्फेयर की बदौलत। ठीक है। फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर, इसके कार्य क्या हैं, वायुमंडल के आवश्यक कार्य क्या हैं, है ना। तो इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन्स रेज, इट प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड। अगर हम डायरेक्टली इसके सन के उसमें आएंगे तो क्या होगा? हम जल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुणधर्म यह है कि इसे कई खोलों, शेल्स या परतों में बांटा गया है ना, जिसकी वजह से हम अल्ट्रावायलेट किरणों से, जो सीधी किरणें हैं, उनसे हम रुकते हैं, बच जाते हैं। ठीक है ना, वायुमंडल के उसमें। अब मेरी ये जो स्लाइड है ये बता रही कि अर्थ एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर
इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। फिर से मैं आपको वही बात समझा रही हूँ कि कई गैसेस मिलकर के इस वायुमंडल को बनाती है। Atmospheric gases originate from gases released from the interior of the earth by volcanism and subsequently modified by plants and animals. जीवों से, है ना। Atmospheric gases are held in place by the force of gravity. वो उधर ही रहती हैं क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। अब जब हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो जैसा कि ये स्लाइड बता रही है कि समस्त वायुमंडलीय प्रक्रमों का मूल कारण सूर्य से विकीर्ण होने वाली ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी है, जो पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल को प्राप्त होती है। इसके अध्ययन के लिए वायुमंडल की प्रकृति, संगठन तथा गुणों का प्रकाश डालना आवश्यक होता है ना। तो मैकेनिकल मिक्सचर होता है, यांत्रिक मिक्सचर, और संपीडनशील कंप्रेसिबल होता है। तो जिसकी निचली परतें ऊपरी परतों की अपेक्षा बहुत सघन होती है। तो वायुमंडल की रचना ज़्यादातर किससे हुई है? गैसों से, जल वाष्प, धूल व धुएं के कणों से, समुद्री लवणों से हुई है ना। अब गैसेस की जब हम बात करते हैं तो हम ये समझना ज़रूरी है कि कितना वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प की मात्रा 99.99% है। जबकि आधुनिकतम रॉकेट प्रक्षेपों में ये पता चला है कि धरातल से कम 50 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडलीय गैसों का अनुपात स्थिर रहता है ना। उसके बाद ये चेंज हो जाता है। उसके परमानेंट गैसेस हैं, इसके अंदर वेरिएबल गैसेस हैं। जल वाष्प की बात करें तो वायुमंडल की सबसे अस्थायी गैस जो है उसकी मात्रा 0 से परिवर्तनशील होती रहती है। इसकी उत्पत्ति का स्रोत धरातलीय जलराशियाँ, नदियाँ, झीलों, समुद्र, मिट्टी तथा वनस्पति से होती है ना। धरातल पर जीव जगत के लिए वायुमंडलीय नमी, जलवाष्प बहुत महत्व होता है। तो तापमानों को नियंत्रित रखने के लिए भी और अवशोषण एब्सॉर्प्शन के लिए भी वाष्प के ही कारण वायुमंडल में चक्रवात, झंझावात ये सब उत्पन्न होते हैं। तो ओस, वर्षण, तुषार, है ना। तो जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल के निचले भाग में अधिक होती है और धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक कुछ जल वाष्प की मात्रा 90% मात्रा जो होती है वो होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई की सीमा 25,000 फीट तथा विषुवतीय रेखा पर 55,000 फीट होती है। इसका कारण तापमानों की भिन्नता है। और जो है अगला, इसके अंदर ठोस कण, सॉलिड पार्टिकल्स, वायुमंडल में बहुत सूक्ष्म ठोस कण मिलते हैं, एरोसोल्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। इनमें धूल के कण जो हैं वो मुख्य हैं। इनका धरातल के स्वभाव, रचना, वनस्पति, वायु, वेग इन पर निर्भर करता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा तो वहाँ वायुमंडल में धूल कणों की मात्रा अधिक होगी, और ज्वालामुखी वाले, उल्कापात वाले एरिया में वायुमंडल में धूल कणों की अधिक मात्रा होगी। अनेक ज्वलनशील चीज़ें भी होती है, कंबस्टिबल वो होते हैं। फिर वायुमंडल द्वारा सौरिक विकिरण के अवशेष, एब्सॉर्प्शन तथा परावर्तन, रिफ्लेक्शन के लिए भी वायुमंडल में इनकी मात्रा अधिक होती है। तो इस तरह से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। धूल कणों का महत्व वायुमंडल के विभिन्न रंग बिरंगे दृश्यों के लिए भी आवश्यक होता है। सूर्योदय, सूर्यास्त तथा इंद्रधनुष के रंग इन्हीं कणों के कारण देखने को मिलते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस? कि इट कीप्स आ प्लैनेट वार्म, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम जो भी हमारी हरियाली है वो किसकी वजह से? इस वायुमंडल की वजह से। प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ, मेक्स रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग पॉसिबल, है ना। और प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्मॉल मीटियोर्स। विदाउट एटमॉस्फेयर स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड कंबशन आर नॉट पॉसिबल। तो ये हमारी वायुमंडल की क्लास थी। इसके बाद इसी के कंटिन्यूशन में मैं आपको अगला इसके लेयर्स के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि नेक्स्ट हमारे वीडियो में है। तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एटमॉस्फेयर? वायुमंडल
का शाब्दिक अर्थ क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिएगा। एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, वायुमंडल का महत्व क्या, अगर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता, इसके बारे में आप लिखिएगा। तो थैंक यू, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।